हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अंश पूंजी के बारे में देखते हैं। अंश की परिभाषा भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 84 के अनुसार अंश से तात्पर्य कंपनी की पूंजी के अंश हिस्सा से है, जिसमें स्टॉक भी शामिल है। अब हम अंश और स्टॉक का के बीच में जो भी डिफरेंस है वो देखते हैं। अंश मतलब शेयर। क्या होते हैं शेयर? किसी कंपनी के स्टॉक को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। स्टॉक के ये हिस्से उस कंपनी के शेयर कहलाते हैं। कंपनी का हर एक शेयर उस कंपनी के उतने हिस्से की मालकियत को दर्शाता है। मान लीजिए किसी कंपनी एक्स के 1 लाख शेयर हैं और किसी निवेशक के उस कंपनी के 100 शेयर ले रखे हैं। ऐसे में वह निवेशक उस कंपनी में 0.1% हिस्सेदारी का मालिक है। किसी कंपनी का शेयर उस कंपनी के उतने यूनिट की हिस्सेदारी को दर्शाता है। मतलब कि किसी कंपनी के जो भी स्टॉक होते हैं यानी कि स्टॉक मतलब क्या है बेटा? वहाँ का एक पूंजी है ना। उसे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और उसी को और वही क्या कहलाते हैं? शेयर कहलाते हैं। चलिए देखते हैं स्टॉक क्या होते हैं। किसी कंपनी के स्टॉक उस कंपनी की ओनरशिप को दर्शाते हैं। जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट के जरिए फंड रेज करना चाहती है तो वह अपने स्टॉक को शेयर मार्केट में बेचती है। इस स्टॉक को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिसे शेयर कहते हैं। अब इन दो डेफिनेशन से तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक में और शेयर्स में डिफरेंस क्या है। अंश किसे कहते हैं? कंपनी के संबंध में अंश से तात्पर्य कंपनी की पूंजी के उस हिस्से से है जो अंशधारियों को उनके स्वामित्व के रूप में दिया जाता है। मतलब वही है, शेयर्स की बात कर रहे हैं ये। तो कंपनी के संबंध में अंश से तात्पर्य क्या है? कंपनी का ऐसा हिस्सा बेटा, जो कैपिटल का ऐसा हिस्सा कंपनी के, जिसे हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और उसे क्या करते हैं? अंशधारियों को दे देते हैं। उन अंशधारियों को इस शेयर लेने के बाद उनका स्वामित्व कंपनी में क्या है? मिल जाता है। कंपनी की पूंजी को समान रूप में संख्याओं में विभाजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत कंपनी की कुल पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, जिसे अंश शेयर कहा जाता है। अब देखिए उदाहरण क्या है। कंपनी की कुल पूंजी कितनी है? 5 करोड़ की है। अब 5 करोड़ को हमने किस में डिवाइड कर दिया बेटा? 100 से डिवाइड कर दिया है, तो कंपनी की कितने टोटल शेयर्स हो जाएंगे? 5 लाख अंश बन जाएंगे। अब हम इन्हीं अंशों को क्या करेंगे? अंशधारियों को देंगे, मतलब उनको अंशों को निर्गमित करेंगे। अंश की आवश्यकता कंपनियों को क्यों पड़ती है? कंपनी की स्थापना के समय कंपनी को व्यवसाय को चलाने हेतु धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हेतु कंपनी बैंकों से ऋण लेती है। परंतु जब कभी कंपनी के दायित्वों की पूर्ति ऋण से नहीं हो पाती तो कंपनी जनता के बीच प्रविवरण जारी करके पूंजी इकट्ठा करने पर विचार करती है और फिर कंपनी प्रविवरण से सूचना देने के साथ साथ अंशों को जारी कर पूंजी इकट्ठा करती है। अंश जारी करने के कारण देखिए, पूंजी इकट्ठा करना मतलब किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक पूंजी की जरूरत पड़ती है। अब उनके जो भी निवेशक होते हैं वो पहले क्या करते हैं? प्रमोटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ पूंजी लेके आते हैं। लेकिन वो जो भी पूंजी लेके आते हैं वो कंपनी के दायित्व को पूरा करने में क्या रहती हैं? कम पड़ जाती हैं। इसीलिए कंपनी क्या करती है? अंश जारी करती है, जिससे पूंजी इकट्ठा हो जाता है। ऋण लेने से बचाव। अब देखिए कोई भी कंपनी है बेटा, ऋण लेना नहीं चाहेगी, मतलब कि लोन लेना नहीं चाहती है। डिबेंचर्स जो होते हैं, कंपनी बहुत ही मजबूरी में क्या करती है? वो डिबेंचर्स इशू करती है। तो अंश जारी करने का ये भी एक कारण है कि ऋण लेने से बचाव। उद्देश्यों की पूर्ति। अब देखिए जो अंश की कमी के कारण कंपनी की जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं? उसकी वो पूर्ति नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही अंश जारी करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? पूंजी आ जाती है और हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर हो जाते हैं। जोखिम कम होता है। जोखिम कम होने से मतलब क्या है? जब भी हम एक अंश जारी करते हैं हमारे निवेशकों को, तो जब निवेशक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कंपनी के स्वामी हो जाते हैं।
जिससे क्या होता है वो बार बार फोर्स नहीं करते हैं या फिर बार बार पैसे वापस लौटाने के लिए नहीं कहते हैं। इससे हमारा जोखिम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कंपनी की जोखिम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। संपत्ति पर दबाव से बचाव, अंश जारी करने से संपत्ति पर दबाव से बचते हैं, उससे भी हमारा क्या होता है, बचाव हो जाता है संपत्ति पर। मतलब देखिए, अब हमने कोई पर्टिकुलर शेयर्स अंशधारियों को दे दिया है, अंशधारियों को जारी किया है। अब अंशधारी हमारे ऊपर क्या है, वो कंपनी के क्या खुद मालिक है, ठीक है ना, वो स्वामी बन गए हैं। तो उससे क्या है, संपत्ति पर दबाव से संपत्ति को बार बार बेचने या फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमको नहीं आती है। अंशधारी और उसको होने वाले लाभ बेटा, अब हम देखेंगे कि जो अंशधारी होते हैं वो तो पूंजी हमारे कंपनी में लगाते हैं, ठीक है ना। अब उनको पूंजी लगाने से या फिर अंश खरीदने से हमारी कंपनी में उनको क्या क्या लाभ होते हैं। कंपनी के द्वारा अंश जारी करने के रूप में कंपनी जिन्हें अंश देकर पूंजी इकट्ठा करती है उन्हें अंशधारी कहा जाता है। चूंकि अंशधारी कंपनी में अंश अर्थात अपना कुछ हिस्सा धारण करते हैं, अतः उन्हें कंपनी का मालिक या स्वामी भी कहा जाता है। कंपनी के मालिक के रूप में अंशधारियों को लाभ का हिस्सा अर्थात डिविडेंड दिया जाता है। सभा में वोट देने का अधिकार दिया जाता है। निष्कर्ष, अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अंश कंपनी की कुल पूंजी का एक निश्चित हिस्सा होता है जो अंशधारियों को उनके स्वामित्व के बदले दिया जाता है। तो ये था बेटा अभी तक के अंश के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। लेखांकन की दृष्टि से कंपनी की अंश पूंजी को निम्न प्रकार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी बेटा इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है ना, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं या फिर आपकी जो प्राधिकृत पूंजी यही कहलाती है। अधिकृत पूंजी कंपनी की अंश पूंजी वह राशि है जो कंपनी के सीमा पार्षद नियम के द्वारा निर्गमित करने हेतु अधिकृत है। जब भी बेटा देखो सीमा पार्षद नियम के द्वारा कंपनी क्या करती है, अपनी एक अधिकृत पूंजी जारी करती है ना। और उसमें क्या होता है कि ये जो अधिकृत पूंजी है उससे ज़्यादा की पूंजी वो कंपनी क्या है, बाहर से मतलब कि अंशों के द्वारा उसे क्या करते हैं, अंशों के द्वारा उसे ले नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मार्केट पर उससे ज़्यादा की जो पूंजी है हम उससे शेयर्स नहीं ले सकते हैं, अंश नहीं ले सकते। कंपनी सीमा पार्षद नियम में उल्लिखित पूंजी से अधिक राशि को एकत्रित नहीं कर सकती। यह प्राधिकृत या पंजीकृत पूंजी भी कहलाती है। अधिकृत पूंजी कंपनी अधिनियम में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि कंपनी समस्त अधिकृत पूंजी को जनता में अभिदान के लिए एक ही समय में निर्गमित करने के लिए बाध्य नहीं है। कंपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अंश पूंजी निर्गमित कर सकती है, परंतु किसी भी स्थिति में यह पूंजी अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है। निर्गमित पूंजी, अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे जनता को अंश अभिदान के लिए वास्तविक रूप से प्रस्तावित किया जाता है उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। इसमें वे अंश भी सम्मिलित हैं जो परिसंपत्ति विक्रेताओं तथा कंपनी के पार्षद या सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं को निर्गमित किए जाते हैं। अधिकृत पूंजी की वह राशि जो कि जनता में विधान नहीं की गई है वह अनिर्गमित पूंजी कहलाती है तथा इसे आगामी तिथि को किसी भी समय जनता में अभिदान के लिए निर्गमित किया जा सकता है। अभिदत्त पूंजी पूंजी यह निर्गमित पूंजी का वह भाग है जो जनता द्वारा वास्तविक रूप से अभिदत्त की गई है। अब अंशों का जनता द्वारा पूर्ण रूप से अभिदान होता है तो निर्गमित पूंजी और अभिदत्त पूंजी समान होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि अंततः अभिदत्त पूंजी और निर्गमित पूंजी समान है, क्योंकि यदि अभिदान के लिए अंशों की संख्या निर्गमित संख्याओं से कम है तो कंपनी केवल उन्हीं अंशों का आवंटन करेगी जिसके लिए अभिदान प्राप्त हो चुका है। किसी स्थिति में यह अंशों की संख्या यदि निर्गमित संख्या से ज़्यादा है तो आवंटित अंश निर्गमित अंशों के समान होंगे। दूसरे शब्दों में अभिदान के तथ्य पुस्तकों में नहीं प्रदर्शित किए जाते हैं। मांगी गई या याचित पूंजी, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कि अंशों पर मांगी जाती है। कंपनी समस्त राशि या अंशों पर अंकित मूल्य के भाग को मांगने का निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए यदि आवंटित अंशों का अंकित मूल्य 10 रुपये है और कंपनी ने केवल 7 रुपये प्रति अंश मांगा है तो इस स्थिति में मांगी हुई या याचित पूंजी केवल 7 रुपये प्रति अंश होगी। शेष 3 रुपये को अंशधारियों से
किसी भी समय आवश्यकता अनुसार मांग लिया जा सकता है। अब देखते हैं बेटा प्रदत्त पूंजी क्या होती है। यह मांगी गई पूंजी का वह भाग है जो कि अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है। जब अंशधारी समस्त मांग राशि का भुगतान कर देते हैं तब मांग पूंजी प्रदत्त पूंजी के समान होगी। यदि कोई अंशधारी मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करता है तो यह राशि बकाया मांग कहलाती है। इसलिए प्रदत्त पूंजी मांगी गई पूंजी में से बकाया मांग की राशि को घटाने पर शेष के समान होगी। अयाचित पूंजी अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो कि अभी तक मांगा जाना बाकी है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, कंपनी यह राशि किसी भी समय जब आवश्यकता हो भविष्य के कोषों के लिए एकत्रित कर सकती है। आरक्षित पूंजी आरक्षित पूंजी को ही हम क्या करते हैं, रिजर्व कैपिटल। एक कंपनी द्वारा आयाचित पूंजी का एक भाग जो केवल कंपनी के समापन की दशा के लिए आरक्षित किया जाता है। इस प्रकार की आयाचित राशि कंपनी को आरक्षित पूंजी कहते हैं। यह कंपनी के समापन पर केवल लेनदारों के लिए उपलब्ध होती है। देखिए बेटा हमारे यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए अधिकृत अंश पूंजी है। अधिकृत अंश पूंजी को हमने दो भागों में बांटा है, निर्गमित और अनिर्गमित पूंजी। अब निर्गमित पूंजी जो है उसे देखिए हम एक अभिदत्त पूंजी में बांटे हैं और अभिदत्त पूंजी भी दो हिस्सों में बांटी गई है। अभिदत्त व पूर्ण प्रदत्त होती है, अभिदत्त परंतु पूर्ण प्रदत्त नहीं है। होप आप सबको ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अब अंशों का निर्गमन देखेंगे।